इस क्लास में बात करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिड्यूस द कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एच एंड मोमेंटम पी फॉर अ फ्री पार्टिकल। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे। कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एच एंड मोमेंटम पी फॉर अ फ्री पार्टिकल इज गिवन बाई, क्या होता है, एच कैप इक्वल टू पी एक्स कैप होल स्क्वायर अपान 2m प्लस वी कैप आर होता है। यहाँ पे पी एक्स कैप क्या होता है, इज द मोमेंटम ऑपरेटर, और वी एक्स कैप क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो द कम्यूटेशन ऑफ एच एंड पी एक्स इज, क्या करेंगे पहले उसको, एच कैप कॉमा पी एक्स कैप इज इक्वल टू पी एक्स कैप होल स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप के बराबर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, पी एक्स कैप को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब फिर क्या, ये जो देखो यहाँ पे 1/2m है नीचे, इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या देखो, ये क्या बन गया, पी एक्स कैप का होल स्क्वायर और कॉमा पी एक्स कैप प्लस वी एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप बन गया। अब हम क्या जानते हैं, पी एक्स कैप क्या होता है, जीरो के बराबर, तो ये वाला पहला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, तो बचा क्या, ये वाला टर्म बचा, वी एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप बचा। अब क्या करते हैं, नाउ कंसिडर द ऑपरेटर ऑफ एच कैप पी एक्स कैप ऑन फाइव एक्स वे हैव, हमको क्या मिल जाएगा, फाइव एक्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो एच कैप पी एक्स कैप फाइव एक्स इतने के बराबर हो जाने वाला है। अब क्या करते हैं, सभी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, 5x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक ये टर्म बनेगा और फिर क्या, एक ये टर्म बनेगा और ये एक ए टर्म बनेगा। और देखो क्या, ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाने वाला है। यहाँ पे देखो, जब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो u और v प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन वाला, इसीलिए यहाँ पे तीन टर्म दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज मत होना। तो देखो ये वाला एक दूसरे से एकदम अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाने वाला है, मतलब हमारे पास सिर्फ यही लास्ट टर्म बचने वाला है, ये वाला लास्ट टर्म यहाँ वाला बचने वाला है। फिर क्या, आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिल गया, लास्ट में सिंप्लीफाई कर देंगे तो इतना मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फॉर अ फ्री पार्टिकल, क्वेश्चन में देखो फॉर अ फ्री पार्टिकल। ठीक है, तो फ्री पार्टिकल का आप कंडीशन अप्लाई करेंगे कि फॉर अ फ्री पार्टिकल हम क्या जानते हैं, वी एक्स क्या होता है, जीरो होता है, तो वी एक्स कैप यहाँ पे जीरो रखें, एक सेकेंड, क्या करेंगे, वी एक्स कैप को, सॉरी वी एक्स कैप नहीं, वी एक्स जीरो होता है, तो यहाँ पे अगर वी एक्स को जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो कम्यूटेटर एच कैप पी एक्स कैप फॉर फ्री पार्टिकल क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है, तो to become a wave function acceptable, it would follow the following condition. It must be finite, function must be single valued, function must be normalized, function and its derivative must be continuous. ठीक है, फिर डिफाइन जीरो पॉइंट एनर्जी, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो देखो यार, कोई भी मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, नॉर्मल भाषा में बात करें तो अगर हम जीरो केल्विन पे पहुंच जाए, मतलब क्या, -273 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए, मतलब एब्सोल्यूट जीरो पे, तो सारे मोशन क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, लेकिन गैस के केसेस में ऐसा नहीं होता। सॉलिड के कोई पार्टिकल है वो वैसे ही स्टेबल होते हैं, लिक्विड का पार्टिकल है उसको जमा के उसके पार्टिकल को स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल में एब्सोल्यूट जीरो पे भी मोशन रुकता नहीं है, मोशन हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो चलिए कैसे इसको लिखेंगे, द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय श्रोडिंगर रिलेशन ई वी इक्वल टू वी प्लस हाफ एच ओमेगा, जहाँ पे वी क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जिसका वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, एच प्राइम कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट के अपान म्यू होता है। अब ओमेगा और ओमेगा का वैल्यू अपने इस रिलेशन के अंदर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई वी इक्वल टू वी प्लस हाफ एच अपान 2 पाई अंडर रूट के अपान म्यू हो जाएगा। फॉर लोवेस्ट एनर्जी लेवल के लिए क्या करेंगे, वी का वैल्यू जीरो रखेंगे, क्योंकि वी का वैल्यू लोवेस्ट क्या है, जीरो है, तो वी का वैल्यू जीरो रखेंगे, तो ई वी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, हाफ एच अपान 2 पाई अंडर रूट के अपान म्यू आ गया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बी इक्वल टू जीरो के लिए जो एनर्जी मिल रही है ना, ये जो इतना मिल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, दिस एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल व्हेन वी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, द जीरो पॉइंट एनर्जी क्या इंडिकेट करता है,
तो देखो द 0 पॉइंट एनर्जी इंडिकेट दैट द आटम्स कैन नेवर बी एट रेस्ट, मतलब क्या, जो गैस के पार्टिकल है वो कभी रुके नहीं जा सकते। द मॉलिक्यूल मस्ट वाइब्रेट इवन एट 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पे भी अब मॉलिक्यूल क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। वेयर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी आर टू बी 0 केल्विन पे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल रुक जाते हैं, लेकिन हमारे पर वाइब्रेशनल नहीं रुकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंप्यूट द एनर्जी ऑफ पहला n इक्वल टू 3 स्टेट फॉर He प्लस एंड n इक्वल टू 2 स्टेट फॉर Li2 प्लस। ठीक है, तो बस फॉर्मूला क्या जानते हैं उसी को याद रखो। E इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान n स्क्वायर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड एटॉमिक नंबर, n सेल नंबर। n इक्वल टू 3 के लिए इन He3 प्लस दे रखा है, तो बस क्या करो, जेड का वैल्यू 2 यूज करो, एन का वैल्यू 3 यूज करो, सिंप्लीफाई करोगे -6104 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और फिर एन इक्वल टू 2 के लिए Li डबल प्लस का पूछा है, तो बस दोनों वैल्यू यूज करोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर फाइन स्ट्रक्चर? द क्लोजली स्पेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एन आटम और मॉलिक्यूल ड्यू टू न्यूक्लियर आइसोटोनिक इफेक्ट एंड और ड्यू टू स्पिन इज कॉल्ड हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इवेलुएट द कम्यूटेटर Lx Ly। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय L इक्वल टू R क्रॉस P। क्रॉस प्रोडक्ट है तो R क्या होता है, पोजीशन वेक्टर xi के प्लस yj के प्लस zk के। P वेक्टर क्या होता है, माइनस i होता है, h कट डेल होता है। क्या करो, मल्टीप्लाई करना है, डेल का वैल्यू क्या होता है, डेल का वैल्यू डे बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डे बाई डेल वाई जे कैप प्लस डे बाई डेल जेड के कैप होता है। तो यहाँ पर देखो -is तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रख लो, इसको और डेल को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई के लिए डिटरमिनेंट रूल लगाते हो, यहाँ से एल एक्स कैप और एल वाई कैप एल जेड कैप का वैल्यू निकाल लो। अब क्या हम एक रिलेशन जानते हैं कि कम्यूटेटर एल एक्स कैप एल वाई कैप कितने के बराबर होता है, एल एक्स कैप एल वाई कैप माइनस एल वाई कैप एल एक्स कैप के बराबर होता है। अब इसी रिलेशन के लिए क्या करो, एल एक्स एल वाई और एल वाई एल एक्स का वैल्यू निकालो। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल एक्स कैप एल वाई कैप का वैल्यू आ जाएगा और एल वाई कैप एल एक्स कैप का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करो, ये जो हमने बनाया था। फिर से क्या हो जाएगा, लास्ट में सिंप्लीफाई होके एल एक्स कैप एल वाई कैप क्या आ जाएगा, आई एच कैट एल जेड कैप आ जाएगा। ठीक है, प्रूव दैट टू कम्यूटेटिंग ऑपरेटर हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करना है। तो लेट ए और बी कोई दो गिवन ऑपरेटर हैं विच कम्यूट विथ ईच अदर। कम्यूट कर रहे हैं मतलब ए कैप बी कैप इक्वल टू बी कैप ए कैप। कम्यूटेटर का यही मतलब होता है, कम्यूटेशन का यही मतलब होता है। अब मान ले थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं। लेट फाई बी एन आइगन फंक्शन ऑफ ए व्हेन आइगन वैल्यू स्मॉल है। ठीक है, दैट इज ए कैप फाई इक्वल टू ए साई, फाई या साई जो भी आप बोलते हो। ठीक है, जहाँ पे आइगन वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ ए कैप। ठीक है, इक्वेशन नंबर कोई 1 बना दो। अब क्या करते हैं, ऑपरेटिंग इक्वेशन 1 बाई बी कैप। तो क्या मिल जाएगा हमको, बी कैप ए कैप फाई इक्वल टू बी कैप ए फाई या ए बी कैप फाई के बराबर मिल जाएगा, क्योंकि क्या कम्यूटेशन का वैल्यू दे रखा है कि आपका ए कैप बी कैप इक्वल टू बी कैप ए कैप है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, इफ बी फाई नॉट इक्वल टू 0 देन द above equation show that b cap phi is an eigen function of a belonging to some eigen value of a. Now there arises two different cases. पहला, if a is non-degenerate there must be one linearly independent eigen function with this eigen value. Consequently phi and b cap phi must be linearly dependent, that is b cap phi is equal to b phi, where b is a number. Thus we conclude that phi is the simultaneous eigen function of a. ठीक है, ये जो दूसरा केस है ना, इसको आप मत लिखना, क्योंकि हमको सिर्फ क्या करना है, एक ही चीज़ दिखाना था ना, कम्यूटेट कर रहे हैं तो प्रूव दैट टू कम्यूटेटिंग ऑपरेटर हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन दिखाना है। तो उसके लिए सिर्फ ये पहला कंडीशन तक ही लिखोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे किसी सिचुएशन के लिए। ठीक है, हमने लिख दिया था लेकिन आप मत लिखना, इसको हटा ही दो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन आटम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट
डिराइव्ड वैल्यू ऑफ आर एंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर फॉर दिस केस। ठीक है, तो क्या करते हैं, बस सिंप्लीफाई करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन 500 का वैल्यू इतना आप जानते हैं, बस इसी को सिंप्लीफाई करोगे, लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा आर का 3/2 ए नॉट, मतलब क्या 1.5 ए नॉट के बराबर। ठीक है, फिर डिराइव टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन फाई। ठीक है, तो क्या जानते हैं हम, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाई का वैल्यू ए ई के पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर होता है। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब क्या जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 बाई न्यू के बराबर, और ई इक्वल टू एच न्यू होता है, यहाँ पे न्यू इक्वल टू ई अपॉन एच होता है। तो क्या करते हैं, वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ई बाई एच के बराबर हो जाने वाला है। के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर, ओमेगा क्या, ओमेगा न्यू 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 क्या होता है एच अपान पी के बराबर। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये कितने के बराबर हो जाएगा 2 पाई पी अपान एच के बराबर हो जाने वाला है। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का में रिलेशन जानते हो ना, उसी को यूज करके पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड के इन इक्वेशन 1 हमको क्या मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ए के पावर माइनस आई 2 पाई बाई एच ई टी माइनस पी एक्स। अब क्या जानते हैं, एच कट इक्वल टू एच अपान 2 पाई के बराबर होता है, तो एच अपान 2 पाई की जगह एच कट रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एच नीचे है, 2 पाई ऊपर है, इसलिए यहाँ पे एच कट नीचे आ गया। ठीक है, फाई इक्वल टू ए ई के पावर माइनस आई अपान एच कट ई टी माइनस पी एक्स। नाउ अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर आई अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए आई पी अपान एच कट का होल स्क्वायर ई के पावर माइनस आई अपान एच कट ई टी माइनस पी एक्स मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 यहाँ पे बाहर हो गया, और ये सभी वैसे ही लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं जहाँ पे ये फाई किसके बराबर है, फाई आपका ए ई के पावर माइनस आई एच अपान एच कट ई टी माइनस पी एक्स के बराबर है। यहाँ पे क्या मिल गया हमको, पी स्क्वायर साई का वैल्यू माइनस एच कट का होल स्क्वायर डी स्क्वायर फाई अपन डेल एक्स स्क्वायर के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर कोई थर्ड बना लो। अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड था इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डे वाई अपन डे टी इक्वल टू माइनस आई अपन एच ई इंटू साई आ जाएगा। यहाँ पे साई का वैल्यू कितने के बराबर है, ए के पावर माइनस आई अपन एच का टी टी माइनस पी एक्स के बराबर है। ठीक है, मतलब क्या आ गया, ई साई का वैल्यू आई एच कट डे साई अपान डे टी के बराबर, माइनस आई अपान आई था, देखो यहाँ पे माइनस आई है ना, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, -1 अपान आई, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते। कैसे ये हो गया, माइनस आई था, तो एक सेकेंड, माइनस आई है, तो इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें क्या करो, आई से मल्टीप्लाई भी कर दो और आई से डिवाइड भी कर देते हैं। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 होने वाला है, नीचे क्या है आई, एक सेकेंड, ऊपर क्या आ गया था, माइनस के 1 आ गया था, नीचे आई है ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 1 अपान आई हो गया, फिर से ऊपर आई मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी आई मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी आई मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो गया, ऊपर माइनस के आई आ गया और नीचे क्या आई मतलब आई स्क्वायर मतलब -1 आ गया, माइनस माइनस कट गया, मतलब क्या बचा, सिंपली आई बचा ऊपर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, टोटल एनर्जी कितने के बराबर जानते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी के बराबर, मतलब E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी वी के टी के बराबर। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई इसके अंदर 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, तो E5 पी स्क्वायर 2/2m फाई प्लस वी एक्स एक्स टी फाई हो गया। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और 4 का वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड देखो, पी स्क्वायर फाई का वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 4 ई फाई का वैल्यू है, तो देखो पी स्क्वायर फाई का वैल्यू और ई फाई का वैल्यू यूज हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, ई फाई का वैल्यू यहाँ पे और यहाँ, एक सेकेंड कहाँ गया, यहीं पे, ई फाई का वैल्यू यहाँ यूज़ कर लोगे, पी स्क्वायर फाई का वैल्यू यहाँ यूज़ कर लोगे, तो हमको हमारे पास ये सिंप्लीफाई इम्प्लीकेशन मिल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, When explain in brief the general features of alkali spectra, तो alkali metal atoms have formally the same electronic spectra as the hydrogen atom NS1, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है, and should display similar spectra, only the n quantum number is different. For the different alkali metals, the inner electrons are all paired and do not contribute to the angular momentum. ठीक है, चलो
इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था वो वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया था, लेकिन हम इसके साथ ही उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ इसके बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये क्लास क्वेश्चन छूट गया था शायद, चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए एज क्या बोलते हैं, HW बोलता है, चलो ठीक है HW ही ले लो, ठीक है। चलो हम इस क्लास को यहाँ पे रुकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यू कर लेना। कैसे हो चैंपियंस, आज बात करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर और उनके सोल्यूशन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं BSc 5th सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो जब 2023-24 का सेशन चल रहा था, उस टाइम पे जब एग्जामिनेशन हुए थे, उस टाइम का ये पेपर है। हम इसी के सोल्यूशंस की बात करने वाले हैं। आप इस पेपर को प्रीवियस ईयर पेपर की तरह देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे पेपर 2 घंटे और 75 मार्क्स का था। सेक्शन ए के अंदर कोई भी 4 क्वेश्चन करने थे, हर क्वेश्चन 7.5 मार्क्स के थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो the wave function is a complex mathematical function that has many physical applications including quantum state. Quantum state, a wave function represent quantum state of a system such as particle or atom. Probability, the wave functions square of the absolute value or size square represent the probability of finding a particle at a specific location or with a particular property. Predicting behavior, the wave function involve according to the Schrodinger equation, which allow for the prediction of future probabilities. Understanding proper particle properties, the wave function provide information about a particle's location, momentum and other properties, ठीक है। फिर differentiate between degenerate and non-degenerate states. So in quantum mechanics, the difference between degenerate and non-degenerate states is the energy level of the quantum state. Degenerate state के अंदर क्या होता है, have the same energy level as other quantum state. For example, in a hydrogen atom, the 2s and 2p orbital have degenerate because they have the same energy level. Non-degenerate state में क्या होता है, have unique energy level. For example, in a hydrogen atom, the 1s orbital is a non-degenerate because it has a unique energy level. तीसरा क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो हेजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। फिर से हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हमेशा ही h1/4 से ज़्यादा या बराबर होगा। ये एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। तो हम क्या जानते हैं, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे डेल्टा पी की जगह हम इंटू डेल्टा बी रख सकते हैं, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ से डेल्टा बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंस हम क्या जानते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर होता है, और यही क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के बराबर होता है। डेल्टा एक्स मतलब 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बहुत कम, मतलब 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखो, डेल्टा भी और डेल्टा एम में इन्वर्सली रिलेशन है, और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कम है तो वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कम है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। वेलोसिटी और मास में इन्वर्सली रिलेशन है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी हाई वेलोसिटी। एंड वी नो दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बाउंडेड रीजन। हम क्या जानते हैं, आटम के अंदर न्यूक्लियस एक बाउंडेड रीजन होता है, छोटा सा रीजन होता है। एंड ड्यू टू वेरी हाई स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। फिर व्हाट इज क्वांटम टनलिंग, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ क्वांटम टनलिंग। तो देखो, क्वांटम टनलिंग मतलब मैजिक। होता क्या है, हमारे सामने एक दीवार है, अगर क्या हो जाए, कुछ जादू हो जाए, जैसे क्या मार्वल की मूवीज में या फिर इंडियन टेलीविजन पे होता है, बालवीर कोई देख लो, वो क्या होता है, एक जगह गायब होता है दूसरी जगह निकल जाता है, इसी को बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाना। जैसे आप खड़े हो, आपके सामने एक दीवार है, आप क्या करो, एक साइड से गायब होकर दूसरी साइड पहुंच जाए, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम टनलिंग। रियल लाइफ में वैसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्वांटम टनलिंग भी होती है। In physics, quantum tunneling barrier penetration or simply tunneling is a quantum mechanical phenomena in which an object such as electron or atom passes through a potential energy barrier that according to classical mechanics so not be possible. Classical mechanics के अनुसार जो possible नहीं है
क्वांटम के अनुसार वो पॉसिबल है, सिंपल सी बात। ड्यू टू द ऑब्जेक्ट नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू पास और सबमर्ज द बैरियर। क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन है या कोई छोटा पार्टिकल है तो उसके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं होता कि वो किसी एक पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सके। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन और छोटे पार्टिकल के पास इतना एनर्जी होता है कि वो किसी भी पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। पोटेंशियल बैरियर मतलब हमारे लिए जैसे दीवार हो गया, हम है, हमारे सामने दीवार है, हमारे लिए पोटेंशियल बैरियर क्या है, दीवार है कि हम दीवार को चीर के, क्या बोलते हैं ना, आर पार नहीं हो सकते, वही है पोटेंशियल बैरियर, रोकने वाली कोई शक्ति। ठीक है, अगर क्रॉस करके उधर पहुंच गए तो उसको बोल दोगे कि आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, आप क्या कर रहे हो, किसी भी बैरियर को क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, फिर क्या, जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में और एडिवेटिव डीके में एटॉमिक न्यूक्लियाई की न्यूक्लियर टर्निंग होती है। ठीक है, describe fine structure of sodium green line. तो structure of sodium green line, in sodium atom there are 11 electrons, out of which 10 electron are in closed cell and 1 electron in the valence cell or in the third cell। आप जानते हो सोडियम 2 8 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 8 इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं, 2 और 8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले सेल में होते हैं और अकेला इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में अकेला पड़ा होता है। द स्टेट ऑफ आटम इज एक्सप्रेस्ड बाय द स्टेट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। जो सोडियम का आटम कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, वही लास्ट जो अकेला इलेक्ट्रॉन है उसी की वजह से था। सोडियम आटम इज द मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन आटम, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री है तो मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन आटम हो गया। फिर नॉर्मलाइज द वेव फंक्शंस पाई इक्वल टू साइन एन पाई एक्स अपॉन ए इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन ए इक्वल टू 0 अदरवाइज। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पहले इंटीग्रल 0 टू ए साइन स्क्वायर डी एक्स 1 रख दोगे, फिर क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 रख लोगे, फिर हर चीज़ सिंप्लीफाई करते जाओगे, लास्ट में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या, कैलकुलेट एल एक्स एल वाई। तो ये क्वेश्चन लास्ट में आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्व करना भूल गए थे तो इसको लास्ट में सॉल्व किया है। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टर्न Gerlach experiment? So the Stern-Gerlach experiment is considered one of the most important experiment in physics because it established that the behavior of atoms is governed by a quantum mechanical rules। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटेड स्पैरिकल क्वांटाइजेशन। द एक्सपेरिमेंट सो दैट द स्पैशियल ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड व्हिच कुड ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स। प्रूव इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन। द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन आर स्पिन हाफ माइनस हाफ particles which mean that only 2 possible spin angular momenta are value। फिर show how to study matter। The experiment show how molecular beams can be used to study matter without spectroscopy। Influence other area of science। The experiment principle influence the development of the matter and laser। फिर explain vibrational spectra। तो vibrational spectra are a collection of frequencies that are unique to each molecule and can be used to identify the molecule chemical composition and structure। इसके अंदर कुछ पॉइंट है, जैसे टेक्निक। तो vibrational spectra are measured using technique like infrared spectroscopy and Raman spectroscopy। infrared spectroscopy क्या होता है, measure the absorption and transmission of infrared light by a molecule। Raman spectroscopy क्या करता है, measure the scattering of the light by a molecule। फिर एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, किसके, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आर यूज्ड इन मेनी फील्ड इंक्लूडिंग एस्ट्रोफिजिक्स, कंबक्शन, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड मटेरियल केमिस्ट्री। कुछ फैक्टर्स भी हैं। द वाइब्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑकर एट अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी दैट इट डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक एटॉमिक मास एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। Analysis: by analyzing the vibrational spectra, researchers can determine a molecule's structure, identify functional group and study molecular intensities। फिर क्या, describe K alpha line of X-ray। ठीक है, तो when an electron fall from L cell to K cell, मतलब क्या, हाई लेवल से लो लेवल में जब फॉल करता है, द एक्स रे रेडिएशन इमिटेड इज कॉल्ड के अल्फा इमिशन। तो उस सिचुएशन में जो एक्स रे रेडिएशन इमिट होता है उसको क्या बोलते हैं, के अल्फा रेडी इमिशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी आटम है उसके अंदर अलग अलग शेल होंगे, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर वाले यल सेल से के में गिरता है तो उस टाइम पे जो एक्स रे इमिशन होता है, एक्स रे रेडिएशन इमिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, के अल्फा इमिशन बोलते हैं। के अल्फा इज टिपिकली by far the strongest X-ray spectrum line for an element bombarded with energy sufficient to cause maximum intense X-ray emission। Also, it is noted that wavelength K alpha line of X-ray spectra varies with atomic number Z as
लैम्डा अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ जेड। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, कोई भी दो क्वेश्चन कर देते हैं, हर क्वेश्चन 22.5 मार्क्स के थे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आटम। तो हम क्या जानते हैं, हमारे पास एक आटम है, बीच में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बाई आर स्क्वायर। और इक्विलिब्रियम पे या सेंट्रीपिटल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर होता है। यहाँ से क्या करेंगे, एम बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हम क्या करते हैं, एम बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R। Q1 Q2 मतलब तो दोनों चार्ज, और दोनों चार्ज को साइन के साथ रखना। तो पहला चार्ज कौन सा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो ई माइनस ई स्क्वायर हो गया। हमने इलेक्ट्रॉन को भी ई से डिनोट किया, प्रोटॉन को भी ई से डिनोट किया। दोनों का चार्ज भी साफ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चार्ज को भी लिखा जाता है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो माइनस ई स्क्वायर हो गया। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे। फिर हम क्या जानते हैं, रेडियस कितने के बराबर होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट पाई एम स्क्वायर के बराबर। तो आर का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, -1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एम ई के पावर 4। तो हम क्या जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एन वेरिएबल है, एच प्लैंक कांस्टेंट है। तो जितने भी और ई चार्ज और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट को मिलाओगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारी एनर्जी का टर्म। फिर क्या डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक एंड कंटीन्यूअस एक्सरे डिराइव मोस्टली लॉ। तो पहले कंटीन्यूअस एक्सरे also known as Bremsstrahlung. These X-ray are produced when light high-speed electron lose energy due to electrostatic interaction with the nucleus of a target atom. The rapid deceleration of the electrons results in a continuous spectra of X-ray, which is made up of many wavelengths. फिर characteristic X-ray. This X-ray are produced when a high-speed electron knocks an electron from the inner shell of a target atom. The electrons in a higher energy level then fall into a vacancy in the inner shell, emitted X-ray in a pattern that is specific to each element. फिर क्या मोसले लॉ। तो मोसले लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू मोसले लॉ द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ एनी पार्टिकल लाइन इमिटेड बाय एलिमेंट एंड इट्स अटोमिक नंबर z है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, रूट म्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी के बराबर। यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है, इसी को प्रूव करना तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोहर थ्योरम से। वो क्या बोलता है, लेट अ ट्रांजिशन ऑकर फ्रॉम n1 to n2 स्टेट, सो द एनर्जी ऑफ इमिटेड प्रोटॉन इज h nu इक्वल टू आर सी एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। यहाँ से एच एच कट गया तो न्यू का वैल्यू इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है, कौन कौन सा कांस्टेंट है, आर सी कांस्टेंट, 1/n1 स्क्वायर कांस्टेंट, 1/n2 स्क्वायर कांस्टेंट है, इनको क्या ए स्क्वायर मान लेते हैं। तो न्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर या डी स्क्वायर के बराबर। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना दो, और ये ऊपर वाला जो है इसको कोई इक्वेशन नंबर स्टार बना दो। अब यहाँ से क्या, न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए जेड के बराबर। अब क्या करते हैं, करेक्शन भी करते हैं कुछ। For k alpha emission, one of the two k cell electron is first emitted, leaving a single electron. In k cell, the negative charge of the residual electron partly screens nuclear charge Zd of the atom. Now, the effective Coulomb force on electron of L cell is due to the positive charge decreased by Z-1 e. Now we replace z square by minus z-1 का होल स्क्वायर ड्यू टू द स्केम इफेक्ट। अब इक्वेशन वन क्या बन जाएगा, म्यू इक्वल टू ए स्क्वायर z-1 का होल स्क्वायर। नाउ फॉर के अल्फा इमिशन इफ n इक्वल टू 1 और n1 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू 2 हो गया, तो ये दोनों वैल्यू अगर हम इस स्टार वाले इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो अल्फा का वैल्यू ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अब ए स्क्वायर का वैल्यू क्या करते हैं, म्यू वाले में पुट कर देते हैं, तो म्यू इक्वल टू 3/4 आर सी z-1 का होल स्क्वायर मिल गया। यहाँ से अंडर रूट म्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 आर सी z-1 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो। इक्वेशन नंबर 2 को मोस्टली के जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है उससे कंपेयर करो, मतलब अंडर रूट म्यू इक्वल टू ए z-b। तो यहाँ से a का वैल्यू अंडर रूट 3/4 आर सी मिल गया, b इक्वल टू 1 मिल गया। देयरफॉर द जनरल फॉर्म ऑफ मोस्टली इक्वेशन इज अंडर रूट म्यू इक्वल टू a z-b। फिर डिस्क्राइब द डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ रिजिड रोटेटर। तो a diatomic molecule can be described as a rigid rotator when the distance between two atoms or bond length remains fixed while the molecule rotates. The rigid rotator model is used to describe the
rotational energy of diatomic molecule, but it is not a completely accurate description. Here are some detail about the rigid rotator model or diatomic molecules. पहले energy levels की बात करते हैं तो the energy level of rigid rotator are dependent on the inertia of the rigid rotator and quantum rotational number J. The equation for the energy level of a rigid rotator is equal to BEJ plus 1. Degree of freedom of the diatomic molecule as a rigid rotator has 2 degrees of freedom for rotation around the x and y axis. Rotational spectrum. The rotational spectrum of a diatomic molecule is a series of equally spaced absorption lines, usually in the microwave region of the electromagnetic spectrum. फिर क्या selection rules. The selection rules for rotational transitions for a rigid rotator diatomic molecule are डेल्टा j इक्वल टू प्लस माइनस 1, डेल्टा m इक्वल टू 0. फिर क्या चौथा क्वेश्चन, राइट श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ फ्री पार्टिकल एंड एक्सप्लेन इट. ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल क्या होता है, माइनस एच कट का स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर डाई आर इक्वल टू ई आई आर. ठीक है, जहाँ पे ये क्या होता है, एच कट का स्क्वायर के स्क्वायर अपन 2m के बराबर होता है. टू शो दैट आई आर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई के आर इज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन. क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं डेल स्क्वायर साई आर को हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से सिंप्लीफाई कर लोगे, लास्ट में वही मिल जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. एक्सप्लेन एल एस एंड जे कपलिंग. तो पहले एल एस कपलिंग के बारे में. तो एल एस कपलिंग आल्सो नोन एज रसल स्वाइंडर्स कपलिंग इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब हाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कंबाइन टू फॉर्म द एटम्स टोटल एंगुलर मोमेंटम. अब क्या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ लो, इसी के अंदर है, एल एस कपलिंग के अंदर ही. और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है. फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे. पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म द टोटल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल से डिनोट किया जाता है. स्पिन एंगुलर मोमेंटम, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म द टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम यस. फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम दोनों को जोड़ देंगे, जे इक्वल टू एल प्लस एस. जे कपलिंग, तो जे कपलिंग इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्कीम दैट डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कपल इन एटम एंड न्यूक्लियाई. इन दिस स्कीम each electrons angular momentum is made up of its orbital angular momentum and its spin. The total angular momentum of the atom is the vector sum of all the individual angular momentum. अब जे कपलिंग कैसे काम करता है, how it is work. In the coupling, each electron's orbital angular momentum and spin are first combined to form a total angular momentum for the electrons. Then the total angular momentum of all the electrons are combined to form the total angular momentum of the atom. फिर when it occurs, the decoupling is most likely to occur in heavier atoms where the spin orbit interaction are stronger than spin or orbit interaction. अब क्या जे कपलिंग और एल एस कपलिंग में डिफरेंस क्या है. इन एल एस कपलिंग द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल स्पिन ऑफ द सिस्टम आर कंबाइंड टू फॉर्म द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. द रिजल्ट ऑफ जे कपलिंग एंड एल एस कपलिंग आर ऑफ्टन डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, इन 1s2p configuration जे कपलिंग रिजल्ट इज 2 डबलेट while एल एस कपलिंग रिजल्ट इन अ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट. अब जो क्वेश्चन एक लास्ट छूट गया था उसके सोल्यूशन को देख लो. तो हम क्या जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल आर क्रॉस पी के बराबर. तो यहाँ से आर और पी को अलग अलग रख लेते हैं, यहाँ से डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं. तो ये एल एक्स कैप, एल वाई कैप, एल जेड कैप का वैल्यू मिल जाएगा. अब क्या करते हैं, ये एल एक्स कैप, एल वाई कैप को कम्प्यूट करेंगे और क्या मिलेगा हमको, ये रिजल्ट मिल जाएगा. अब दोनों रिजल्ट क्या करेंगे, लास्ट में पुट कर लेंगे. तो ये एल एक्स कैप, ये एल वाई कैप क्या मिल जाएगा, आई एच कट अपान एल जेड, आई एच कट एल जेड कैप के बराबर मिल जाएगा. ठीक है, तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं. आप इस पेपर को ऑब्जर्व कर लो. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.